चलो, तो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन करके एक टर्म बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। ग्रेविटेशन आप सबको पता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जितनी डेरिवेशन हो गई सारी चीजें एक साथ खत्म करेंगे, क्वेश्चन वाइज बनाया पूरा ढंग से सीक्वेंस, तो स्टार्टिंग से ढंग से लिखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटी। लिखो सबसे पहले, ठीक है, क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखाइए। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटी। तो फायदा ये है कि क्लास 9 में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका हम बेनिफिट उठाएंगे और उससे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लिखिए ग्रेविटेशन फोर्स की डेफिनेशन दिखाते हैं सबसे। लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects, between any two objects in this universe, in this universe, between any two objects in this universe, due to their mass, due to their mass, is called gravitational force, is called gravitational force, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट लिखिए। तो चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो आ गया हमें समझ में। अब यहाँ पे टर्म आती है ग्रेविटी, क्या होती है फिर। चलिए लिखिए ग्रेविटी, ग्रेविटी में लिखिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दो मासेस हैं, एक m1 एक m2, दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी क्या होती है, लिखो ग्रेविटी में लिखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, between earth and any other object is called gravity। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी हमने पढ़ा ग्रेविटेशन फोर्स में दो मासेस है, दोनों के बीच में फोर्स लग रही है। अगर उसमें से एक मास अर्थ को कंसीडर कर लिया जाए और फिर जो फोर्स लगेगी उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी वर्ड कब यूज होगा, जब दो मासेस में से एक मास क्या होगा, अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, है डाली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटी की खोज किसने करी है, ग्रेविटेशन फोर्स की खोज किसने करी, सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, ठीक। और ऐसे नहीं करी कि उन्होंने जो जैसे सेब गिरा उनके सर पे तो उसको डिस्कवर हो गया था भाई ये ग्रेविटेशन, उसने कैसे सोचा होगा, है ना भाई। एक थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है दिमाग में हर किसी के कि क्या हुआ होगा, क्यों ये सेब नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, उसने सोचा फिर जाके उसने डिस्कवर करा इसके बारे में, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखिए, पहले डेफिनेशन कॉपी करेंगे फिर मैं मीनिंग समझाऊंगा आपको, ठीक है। फटाफट कॉपी कर लीजिए साथ साथ, लिखते भी नहीं। शुरू करें, देख ले। अब देखिए दो मासेस है, एक m1 है एक m2 है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस है r। कितनी डिस्टेंस है, r। तो इस टाइम पे ये देखा गया जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m1 और m2, m1 into m2, यानी फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस,
पहला पॉइंट डन। बट इनवर्सली है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या है इनवर्सली। तो f डायरेक्टली m1 m2, f इनवर्सली r स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? आगे उसके बाद कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करोगे तो क्या होना चाहिए कंबाइन करने पे? f ऊपर कौन आएगा m1 m2 और नीचे कौन आएगा r स्क्वायर, ऐसे दो कंबाइन करने पे डन। कोई दिक्कत? हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या लगता है? कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा, तो f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कोई परेशानी इसमें? चलेगा? लिखिए बेटा। g को हम क्या कहते हैं? g इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें कोई दिक्कत? डेफिनेशन समझ में आ गई? पढ़ लो एक बार। दिस लॉ वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बाद डेरिवेशन। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। हो गया वाला। नेक्स्ट, गिव द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। अब इसके ऊपर बात करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? होप्स आपको पता कितनी होती है कैपिटल जी की वैल्यू भाई? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, अभी ये लिखो। और कैपिटल जी की वैल्यू जो रहती है वो सेम रहती है चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, किसी भी जगह। इसलिए तो यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ठीक है, फटाफट लिखते रहिए। आप फटाफट देखिए कि आई कैसे है, ये भी तो पढ़ना बहुत जरूरी है कि ये आई कैसे है। ध्यान सुनिएगा, इसके आने का रीजन ऐसा है कुछ इस प्रकार का। एफ का फॉर्मूला भी लिखा था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा था फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनिए, एफ की ऐसा यूनिट क्या रखते हैं? या तो ये पहले कैपिटल जी को अकेला कर लो, कैपिटल जी को अकेला करोगे एफ आर स्क्वायर होगा अपॉन m1 इंटू m2। चलेगा ये? अभी बताओ, इसकी यूनिट निकाल रहे ना, तो इसमें होगा क्या? ध्यान से बताओ। अगर यूनिट ऑफ जी निकाल रहे हो, यूनिट ऑफ कैपिटल जी, देखिए एफ की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है? रेड। या आर तो डिस्टेंस है तो मीटर, और स्क्वायर है तो 2 बार यानी मीटर स्क्वायर। नीचे मास की क्या होती है? केजी। इस वाले मास की भी केजी, तो नीचे केजी स्क्वायर। चलेगा? ये ऊपर जाएगा तो यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। दिस इज फाइनल। आया समझ में? इस तरीके से नोट करिए। नेक्स्ट डायमेंशन भी निकाल के दिखाते हैं आपको। बात करी जाए डायमेंशन कैसे आएगा, तो डायमेंशन ऑफ जी के लिए मेहनत लगेगी थोड़ी। आइए, जी के लिए सबसे पहले फोर्स। फोर्स कैसा यूनिट, क्या फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन mlt -2, इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, अच्छा, रेडियस यानी लेंथ का होता है l, और स्क्वायर है तो 2 बार। नीचे मास का कैपिटल M 2 बार कैपिटल। चलेगा ये डायमेंशन? समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये बनेगा m की पावर, नीचे 2 है ऊपर माइनस करेंगे 2 -1 बचेगा, l क्यूब हो जाएगा और d की पावर -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? डायमेंशन इस तरह से डायमेंशन कैपिटल जी भी आ जाएगी। कोई परेशानी इसमें बताइए।
चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? उससे पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, फ्री फॉल। पढ़ा है आपने फ्री फॉल के बारे में? कब कहते हैं फ्री फॉल? जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में जमीन पे गिरते, मतलब फ्रीली फॉल होती है, ठीक है, उस पर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, कुछ नहीं हो रहा है उसमें, ये क्या फ्री फॉल है? क्यों? अभी तो एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी चीजें, तो पहले आपको यहाँ वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? वैक्यूम, जिसपे कोई और फोर्स ना लगाए। या आपने सुना भी होगा कि अगर मान लीजिए एक फेदर है और एक हैमर है, दो या आयरन बॉल है, दोनों को गिराओगे तो कौन पहले गिरेगा, कौन बाद में गिरेगा? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर वैक्यूम होगा तो दोनों साथ में गिरेंगे, क्योंकि वहां तो एटमॉस्फेयर कोई नहीं लगाएगा, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर जब तक नॉर्मल बात है तब तक हैमर गिरेगा पहले। बात समझ में आई? ठीक है। इसका एग्जांपल ऐसे भी दिया जाता है, एक पेपर है क्रश करा हुआ, ठीक है, और एक नॉर्मल पेपर है, दोनों गिरा हुआ, जो नॉर्मल पेपर को फैलता हुआ गिरेगा ऐसे ऐसे, और जो क्रश वाला पेपर है वो सीधा जमीन में गिरेगा, ड्यू टू सरफेस एरिया, बहुत सारे रीजन, एटमॉस्फेयर की वजह से। पर वैक्यूम में दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, ठीक है ना। एक फेमस वीडियो भी उसमें फ्री फॉल दिखा रखा है, तो वहां आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए फ्री फॉल की डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे लिखिए, ठीक है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट falls, when any object falls under falls under the gravitational force of earth, under the gravitational force of the gravitational force of the earth, only सिर्फ किसके इफेक्ट में गिर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट में। बात समझ में आई? इसको हमने क्या बोला? फ्री फॉल, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, देखो, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल, फ्री फॉल के दौरान जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का, इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्पेलिंग वगैरह देखना। यहाँ तो कोई परेशानी? हो गया ना? क्लियर हो गया ये वाला? नेक्स्ट लिखिए, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। अभी हमने खुद देखा कि हमने एग्जांपल भी लिया, एक फेदर है और एक हैमर है, दोनों का मास क्या सेम होगा? तो दोनों सेम टाइम पे क्यों गिर रहे वैक्यूम में? तो रीजन ये है कि मास पे डिपेंड नहीं होता है, जो मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, उस पर डिपेंड नहीं करता। कौन? आपका, मतलब जो फोर्स लग रही वो डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती। कैसे नहीं करती? प्रूव करेंगे अभी, ठीक है ना। लिखो क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन, डेरिवेशन कराते हैं। इसी रिलेशन को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ये वही है, ठीक है, इसी में आ जाएगा वो। पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, फेमस था, अभी पढ़ा था, अच्छी बात है जिसने जब पढ़ा। Let us suppose the earth एम ही हो, मास ऑफ अर्थ, पूरा तो पढ़ ले, मास ऑफ मी बस, मैंने पता नहीं ये कब बोल रहा है। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसे एमओ लिख लो, इसको मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है।
पहले शुरू कार्यक्रम। और ये आपकी रेडियस ऑफ द अर्थ है आर ई, और ये हाइट है अब। अच्छा करे काम शुरू। चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन आराम आराम से, इसको जो चीज समझना है पूछना, ठीक है। इधर देखिए, सबसे पहले F इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का भी लिखा था आप लोगों ने न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग। F का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो G आएगा यहाँ पे M1, पहला मास कौन है बताओ, है ना, तो G M, दूसरा मास कौन है MO अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर RE प्लस H का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, लिखिए साथ से। चलेगा। अब एक बात बताओ जो हमें दिख रहा है, जो चीजें ऑब्जर्व हो रही है वो ये है, यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है, बॉल के मतलब ऑब्जेक्ट के अर्थ मूव करे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास फोर्स की जगह m इंटू ए तो आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो MO इंटू जी होगा। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, फ्री फॉल का केस है, तो ये सब चीजें हमने लिख दी। और G ME MO अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, RE प्लस H का होल स्क्वायर। चलेगा ये। अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है दोनों साइड में, MO से MO कट गया, ठीक है। यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आ गई पढ़ो, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। लिखे फटाफट, रिलेशन बन गया आपको इजी से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, जो स्मॉल जी आया, स्मॉल जी देख रहे, जो सारी कहानी एक्सेलरेशन की, वो क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, एमओ का कोई रोल है इसमें, वो तो कैंसिल हो गया, नहीं है ना, तो लिख लेना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी do not depends on या is independent of mass of object, is independent of mass of object, mass of object। यहाँ तक कोई परेशानी, इजी लगे। हाँ मतलब ऑब्जेक्ट के मास पे बोल रहा हूँ ना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। आगे समझ, ठीक है। नेक्स्ट आई, नेक्स्ट लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ g स्मॉल g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल g ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पे क्या वैल्यू आएगी, इसके लिए ध्यान से इधर देखिएगा। अभी हमने देखा था अर्थ है, ये हमारा सेंटर है, ये आ रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है सरफेस पे, कहाँ पे प्रेजेंट है सरफेस पे, तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, स्मॉल जी की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखिए, तो सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला भी निकालता है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होता था, पर यहाँ तो हाइट कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ आर ई का स्क्वायर चलेगा। अब देखिए इसमें से बहुत सारी वैल्यूज आपको पता होंगी, ठीक है, तो उन्हें पुट करेंगे जिससे हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, अभी लिखी थी वैल्यू स्टार्टिंग में। अच्छा मास ऑफ द अर्थ जो होता है वो होता है 6 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, वो ध्यान सुनना, रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपका 6400 किलोमीटर। कितना होता है 6400 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करूंगा 6400 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, इधर देखो तो मीटर आ जाएगा। अभी कितना होगा इधर देखो, देख के बताओ, 64 इंटू कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए ना, तो यानी 64 इंटू 10 की पावर 5 होता मीटर।
पर हमें पॉइंट शिफ्ट करना है, तो पॉइंट शिफ्ट करते टाइम हम क्या कर लेंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ये हमने पढ़ा था ना साइंटिफिक नोटेशन में, आपको पढ़ाया था भी, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। कोई परेशानी इसमें डेरिवेशन में? यहाँ तक सही है, सारी वैल्यू रख दी, जैसी सारी वैल्यू रखूंगा स्मॉल जी की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही तो होती वैल्यू। ठीक है, ये किसके लिए, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, पर हमें पता है इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, अलग अलग, है ना। लिखो लिखो फटाफट लिखो, इसमें कुछ पूछना है, इजी है। चुप। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए, चलिए अब ये लिखो फटाफट, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। कहाँ का ग्रेविटेशन फोर्स रखते हैं, छोटी छोटी बातें। पहला, ग्रेविटेशन फोर्स सोलर सिस्टम को होल्ड करने में लगता है। दूसरा, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी की वजह से ही जो आपके एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो रुका हुआ है ना। इसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून एंड सन इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन में जो टाइड्स वगैरह बनती है वो सब भी इसी की वजह से बनती है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। लास्ट, ग्रेविटी हेल्प करती है जिससे हम लोग अर्थ पे चिपके रहते हैं, बाइंडिंग फोर्स एक तरीके से, ठीक है, जोड़ने का। लिख लो सारे पॉइंट फटाफट, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स फटाफट लिख, ये भी बहुत बेसिक है। क्या नेक्स्ट करें, अब हमने डाली वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। अब आता है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ से, ठीक है, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, ठीक है। जिसने पहले पढ़ी हुई अच्छी बात, जिसने नहीं पढ़ी हुई सुनो ध्यान से, सिखाऊंगा पूरी डेरिवेशन ढंग से। समझते, ध्यान सुनना। अब होता क्या है, ये देखा गया कि अर्थ की सरफेस पे इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम आई स्मॉल जी की, और जैसे हम हाइट पे गए डेप्थ पे कम आई। हम प्रूव करेंगे कैसे, वही हमारी डेरिवेशन है आज की, ठीक है। पहले के टाइम पे एक सवाल आता था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, बोलता था वेरिएशन दिखाओ ऑफ स्मॉल जी एट सम हाइट एंड एट सम डेप्थ। 5 मार्क्स का प्यारा सवाल बनता था। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता नहीं आपके पेपर में, तो हो सकता है 3 मार्क्स में एक पूछ ले, ठीक है, या फिर दोनों पूछ ले पर मार्क्स 3 ही रखे, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना। समझ में आई बात, एक आएगी पर दोनों आनी चाहिए आपको डेरिवेशन। ज्यादातर मैंने देखा डेप्थ बहुत ज्यादा बार आती है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि हाइट को इग्नोर करके चल जाए, वो भी बेवकूफी है। तो हाइट भी हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो पहले लिखिए एट हाइट, अच्छे से सिखाऊंगा प्यार से एकदम, जो चीज समझ में आएगी पूछ लेना, ठीक है। एट हाइट
देखिए हो गया। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए एक अर्थ है, ये आ रही है, ठीक है, ठीक। अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पे रखी है, उस टाइम पे जी की वैल्यू क्या थी, हमने पढ़ी थी अभी, सरफेस पे फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल जी का, चेक करो सरफेस पे, ठीक। तो लिखिए एट सरफेस स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। कोई परेशानी इसमें? एम ई पता है ना, मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है, लिखते रहना, कोई चीज समझना पूछ लेना, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, जो आप समझो। आगे बढ़े, देखिए एट हाइट, हाइट पे जाने पे क्या होगा, देखिए हाइट पे जाने पे, जब हाइट में जाएंगे उस टाइम पे स्मॉल जी बनेगा, जिसको हम जी एच से डिनोट करते हैं, दिस विल बी जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। कुछ गलत करा क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया हाइट पे, हाइट पे जाने पे जब हमने ऑब्जर्व करा इस पॉइंट पे, इस टाइम पे जो वैल्यू आई थी अभी हमने निकाली हुई थी, एच डिस्टेंस है, ठीक, तो आई थी वैल्यू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब चाहे तो दोनों को डिवाइड करने का काम स्टार्ट कर दो, डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दे, उसको सेकंड मान के डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड फर्स्ट कर रहा हूँ, ऊपर सेकंड रख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ऊपर सेकंड लिख दिया जाए तो, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या बनेगा डिवाइड करने पे, ऊपर जी एच आएगा, नीचे जी जी आएगा, जी एच में क्या क्या है देख के बताओ, जी एम ई अपॉन, नहीं जी लिख रहे हैं ना, स्मॉल जी में कहा आता है, स्मॉल जी में थोड़ी, वो तो एफ में आता है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ये होगा, नीचे आएगा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, सही है। अब बताओ क्या क्या कैंसिल होगा, जी से जी जाएगा, एम ई से एम ई चला जाएगा ना, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो रिलेशन बना हमारे पास जी एच अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर ऊपर गया, नीचे बना आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, सही है। तो परेशानी इतने में, देखते रहिए, कुछ समझ में आया तो पूछेगा, सही है। यहाँ से जी एच की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू जी, अच्छा इधर देखो एक काम कर सकते हैं, ये आर ई स्क्वायर तो दिख ही रहा है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं, नीचे में इन दोनों में आर ई अगर कॉमन लूंगा तो ये बचेगा, आर ई बाहर आके स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर से बाहर आया है, और ये बचेगा वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, चलेगा डेरिवेशन में, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, नोट कर लिया, लिखो फटाफट लिखो, साथ साथ लिखते हैं। हटा दो, आइए हटा दो ना, अब देखिए, तो जी एच इक्वल टू जी, अब हमने क्या करा, ये जो बचा था इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बचेगा वन प्लस एच अपॉन आर ई की पावर, नीचे स्क्वायर था तो ऊपर जाके माइनस टू, कोई दिक्कत इसमें, सही है रिलेशन, वो नीचे था ना स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस टू, ठीक है भाई, देख लिया। अब देखो, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, बाइनोमियल का छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं लिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या कहता है बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट, सुनिएगा ध्यान से। बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है, कभी भी आपके पास वन प्लस ए अपॉन बी है और इसकी पावर एन है, वन प्लस ए अपॉन बी है और इसकी पावर क्या है, एन अगर है,
और जो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू है ना ए, वो बहुत छोटी है बी से, बहुत छोटी है किससे, बी से, ठीक है, सही बात है। इस टाइम पे तो वन प्लस ए अपॉन बी इंटू एन को आप डायरेक्टली लिख सकते हो वन प्लस एन ए अपॉन बी। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी हायर पावर बनती है ए अपॉन बी का स्क्वायर, ए अपॉन बी, उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि वो तो 0.1 समथिंग आएगा ना, बहुत छोटी वैल्यू आएगी वो तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सिर्फ इतने से मतलब रखते हैं, बात आई समझ में? तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे जो एच है, दिख रहा है एच, उसकी वैल्यू आर, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है लगभग, अभी लिखा था ना 6400 किलोमीटर, और हाइट तो कुछ भी नहीं है ना के बराबर, कितनी ऊपर तक फेंक लो किसी बॉडी को, कितनी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो शायद 300-400 मीटर है, और 6400 किलोमीटर है, मतलब तो किलोमीटर ही नहीं हो रहा, 6400 तो दूर की बात, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एच जो है वो बहुत छोटा है रेडियस ऑफ द अर्थ से, बात आई समझ में? सो हम क्या कर रहे हैं, जी एच इक्वल टू जी, इसको आगे लाएंगे तो क्या बनेगा, वन, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और एच अपॉन आर, और ये आपका डेरिवेशन खत्म हो गया। हाइट पे जाने पर आपको क्लियर दिख रहा है, ये जो वैल्यू है देखो, ये वैल्यू वन में से माइनस करिए कुछ आएगी, लेट अस सपोज 0.9 भी आ गई, चलो मान लिया, तो 0.9 जी से मल्टीप्लाई होगा, जी से तो छोटा ही होगा ना, अरे जी बड़ा होगा कि 0.9 जी बड़ा होगा, जी बड़ा होगा, तो इससे कंफर्म हो गया कि हाइट पे जाने पे जो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, बात समझ में? ठीक है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, जी इज लेस देन, देखिए बड़ा
ये आगे डेरिवेशन मेरी समझ में कोई दिक्कत इसमें? अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखे एट डेप्थ। डेप्थ वाली डेरिवेशंस का लिखे। हाँ इसमें डेंसिटी कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा सा। चलिए पहले इससे पहले एक चीज और कर लेते हैं, एक चीज लिखाना भूल गया मैं। तो पता है ये लिख दिया ना, इसका मतलब यही है कि यही कहना चाह रहे जीएच जो होगा छोटा होगा जी से, यही तो बात कहना चाह रहे थे। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। अब डेप्थ का मतलब क्या है? ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। अर्थ का अनर्थ मत करना बस। अर्थ का मतलब ये अर्थ है, ठीक है। डेप्थ में ऐसा होगा, हम ना अभी यहाँ पे थे, अब हम थोड़ी देर बाद डिसाइड करा कि हम थोड़ा सा इसके अंदर जाएंगे अर्थ के, और इस पॉइंट पे कंसिडर करेंगे कितनी आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, थोड़ा अंदर जाने के बाद। बात आई समझ में? ध्यान से देखेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये डी है, ठीक है। हाँ हाँ ये देखो, ये पूरी डिस्टेंस आ रही है, ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर निकालने पे आ जाते हैं, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक देखी जाएगी, आ रही होती, पर हमें सिर्फ इतनी चाहिए, तो इतनी डिस्टेंस के लिए हम बोलेंगे ये होगी आर ई माइनस डी। कोई परेशानी इसमें होनी तो नहीं चाहिए। लिख लीजिए, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आर ई माइनस डी, है ना? चलिए लिखो फटाफट। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। फिर से वैसे करेंगे। सबसे पहले एट सरफेस। सरफेस पे तो जी की वैल्यू हम सबको पता है, कितनी थी सरफेस पे वैल्यू? लिखो लिखो साथ जी पे, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये तो याद हो गया होगा बढ़िया करके, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है। डेप्थ पे जाने पे, एट डेप्थ, जब हम डेप्थ पे गए होंगे उस टाइम पे स्मॉल जी की वैल्यू जी डी से डिनोट कर रहा हूँ, जी एम ई अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। ये फर्क होगा बस। अब हम क्या चाहेंगे, कैसे भी करके बस आर ई माइनस डी को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, इसके टर्म्स में कुछ मिल जाए जो मास ऑफ ऐसा वैसा कुछ, ठीक है। सॉरी इसमें ना एक चीज और चेंज होगी, लिख देते फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो जब सरफेस पे था तब तो मास ऑफ द अर्थ कंसीडर कर रहे हैं, जब हम अंदर आ रहे हैं क्या उस टाइम पे भी सेम मास एक्ट करेगा अर्थ का? पूरी अर्थ थोड़ी कवर हो पाएगी उसमें, तो यहाँ पे जितना मास लगेगा इतने इंटू एम, इसको हम एम मास ऑफ किससे एम डी लिख देते हैं, मास एट द डेप्थ डी, ठीक है। एम डी से नोट कर लेते हैं, एम डी है मास एट द डेप्थ डी, मास एट डी डेप्थ, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब इसको, अब हमारा मेन काम है एम ई और एम डी के बीच में एक रिलेशन निकालना, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए मार्कर है जो भी है, ठीक है, इसके अगर ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट यहाँ है बी पॉइंट यहाँ है, क्या दोनों पे डेंसिटी बराबर होगी कि नहीं होगी? एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, डेंसिटी इसके अंदर देखा जाएगा तो डेंसिटी तो बराबर ही होगी, चाहे आप कहीं भी मूव करो, ठीक है, क्योंकि बना तो सेम पार्टिकल से ही है ना, तो डेंसिटी तो हर एक पॉइंट पे क्या होगी, बराबर। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ होल अर्थ, मतलब पूरी अर्थ की जो डेंसिटी होगी, होल अर्थ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इनर अर्थ। इनर अर्थ मतलब जो ये एमडी वाला नहीं है, इसकी बात करो, ऑफ इनर अर्थ। डेंसिटी ऑफ होल अर्थ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इनर अर्थ, सही है, डेंसिटी बराबर होगी। अब डेंसिटी ऑफ होल अर्थ पे जो फॉर्मूला लगेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मैंने लिखा एम ई मास ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम की जगह हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई आर ई का क्यूब, चलेगा।
ऐसी डेंसिटी ऑफ इनर अर्थ की बात करूंगा तो इस टाइम पे मास तो md हो जाएगा क्योंकि ये अर्थ के अंदर है, और यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब। ये चेंज हो जाएगा। अब सही है। अब ये बताओ दोनों में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? करे कैंसिल। देखो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, एम सॉरी बस ये हो जाएगा। सही है ना? यहाँ से md की वैल्यू निकाल ली जा सकती है। md की वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे। md इक्वल टू एम ई क्रॉस करके आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। चलेगा ये? सही है रिलेशन, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अभी md की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ md। कोई परेशानी इसमें बताइए? इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेते हैं और आसान करना तो नहीं करना तो छोड़ो। चलेगा? चलिए अगली स्लाइड में आते हैं। अब लिखिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आपके पास थी जी डी करके, जी डी इक्वल टू जी, यहाँ पे एम डी था ना अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, यही था ना रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन यही थी, चेक करो सही है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो एम डी की। कितनी आई थी एम डी की वैल्यू बताओ जरा कितना है एम डी अभी देखो। एम डी कितना है? एम ई आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब। तो इसकी वैल्यू हो गई, और नीचे आर ई माइनस डी का स्क्वायर पहले से। इसमें कोई दिक्कत बताओ? ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये हमने जी उसकी वैल्यू रखी। किसकी वैल्यू है? एम डी की वैल्यू। ठीक है ना? लिख भी देते ये है एम डी की वैल्यू ताकि आपको समझ में आ जाए। तो समझना ज्यादा जरूरी है। जब डेरिवेशन करोगे एग्जाम में तब मत लिखना चाहिए ना, लिख लो। आया समझ में कॉन्सेप्ट? अब इसमें से देखो कुछ कैंसिल हो रहा, ये तो पूरा उड़ जाएगा तो इसको उड़ाते हैं। हमने कहा आर ई माइनस डी का दो पावर, दो से कट जाएगी, एक पावर रह जाएगी है ना। तो जी डी इक्वल टू जी, ऊपर बचा एम ई आर ई माइनस डी है ना, सही, अपॉन आर ई का क्यूब। ये चलेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब ये करते हैं, चले गए? अब देखिए बात करें नेक्स्ट चीज पे, तो हम एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। वैसे कर सकते हैं जी डी इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, अलग कर दिया, तीन पावर थी ना, और ये आर ई माइनस डी के नीचे एक आर ई लिख दिया। कुछ गलत करा क्या? तीन पावर कैसे लिख सकते हैं? दो और एक। रीजन ये है, अगर इसको ध्यान से देखिए, ये तो हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था। फर्स्ट इक्वेशन में यही चीज है, देखो जरा। तो फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे इसको, फ्रॉम फर्स्ट। हाँ एम ही था, सॉरी। जी डी इक्वल टू, ये आ गया स्मॉल जी, इसी की वैल्यू थी, आर ई माइनस डी, और इसके नीचे अपॉन आर ई। सेपरेट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। कोई परेशानी इसमें? ये आ गया आपका फाइनल डेरिवेशन। सही है डेरिवेशन? कोई परेशानी इसमें? देखिए फटाफट, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये वैल्यू 1 से कम है, फिर से वही जो उसमें हुआ था। ये वैल्यू तो 1 से कम आ रही है, जिससे 1 माइनस टू एच अपॉन आर था, 1 माइनस डी अपॉन आर ई, तो ये भी तो 1 से कम ही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी जी डी जो होगा, जी डी वो आपका लेस देन होगा जी से। समझ में आई बात? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, समझ में आई है डेरिवेशन वेरिएशन वाली? हो गया डन। अब इसका एक ग्राफ नोट कर लिया ना? ऐसा नोट नहीं कर लो, अब इसका ग्राफ बनवाऊंगा आपको, ठीक है? सरफेस पूरा हाइट पे जाने पे वो ग्राफ बनवा देंगे। आइए कर स्टार्ट। ग्राफ देखिए इन दोनों का, देखिए ध्यान से।
तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है, ये एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, पहले स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, उसके बाद ऐसे था ग्राफ, ग्राफ है, बताता हूँ मीनिंग क्या है इसका, ध्यान से। सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू, ये जो वैल्यू है जी की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी, चले गए, ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, और ये नीचे जो डिनोट कर रहा है ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितनी डिस्टेंस, इधर देखिए, ध्यान से सुनना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इधर देखो, जब सेंटर में है अर्थ के तब जी की वैल्यू 0 होती है, सेंटर में कितनी होती है वैल्यू 0, जी सेंटर पे देता है वैल्यू 0, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास ये कौन सी यहाँ पे ये है, ये वाला पॉइंट है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब इस टाइम पे ये रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है एग्जैक्ट, इस टाइम पे वैल्यू कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम होती है, अभी देखा था हमने मैक्सिमम, और जब डेप्थ पे था तब वैल्यू इसकी इंक्रीज करती है धीरे धीरे, और कहाँ तक जाती है, मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सरफेस पे, फिर दोबारा डिक्रीज करना स्टार्ट करती है, ठीक है, ये हाइट पे जाने पे, कोई दिक्कत इसमें परेशानी, ठीक है, नोट कर लीजिए, सरफेस वही तो डिक्रीज करते सरफेस से ऊपर जाने पे, देखिए ऐसे हमारी जैसे अर्थ है, अर्थ के अंदर होंगे तभी भी कम है, अर्थ पे जब सरफेस पे तब मैक्सिमम है, ऊपर जाने पे भी कम हो जाएगी, बस, सॉरी, तब भी कम होती जाएगी, क्या 0 सेंटर पे होती है, वो इन्फिनिटी पे जाना, चलो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ग्राफ भी, ठीक है, तो ग्राफ पूछ सकता है, लिखो ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड distance from the center, and distance from the center, done, ठीक है, बना लिया था, ग्राफ बना लिया, ठीक है, ठीक है, 5 मिनट रुक जाओ ना, हैंड डालिए, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, प्लेनेटरी मोशन। तो केपलर एक आदमी था जिसने ये बोला, पहले ऐसा माना जाता था कि सन बीच में और बाकी प्लैनेट्स के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे, ठीक है, ऐसा माना जाता था, पर बाद में जब कंफर्म हुआ, बाद में ये पता लगा कि वो सर्कुलर पार्ट में तो घूम ही नहीं रहे, उसमें इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे, किसमें घूम रहे, इलिप्टिकल पाथ में। और जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत मैथ्स ली थी उसको ये पता होगा कि इलिप्स कुछ ऐसी फिगर को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 2 फोकाई होते हैं, क्या होते हैं, 2 फोकाई, और वो ये कहता है कि ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है ना, इस पे प्लेनेट घूम रहा है, कौन घूम रहा है, प्लेनेट, यहाँ पे प्लेनेट घूम रहा है, ये प्लेनेट है, और इन दोनों में से एक फोकाई में, किसी भी एक फोकाई में सन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सन, सही बात है। अच्छा, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जहां पे ये बहुत दूर होगा, मतलब सन और प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो ऐसा भी तो कभी टाइम आएगा जब ये डिस्टेंस बहुत कम होगी, जब प्लेनेट यहाँ पहुंचेगा तो इस टाइम पे डिस्टेंस क्या होगी, बहुत मिनिमम होगी, हाँ या ना, पर घूमता है इलिप्टिकल पाथ में, कौन से पाथ में घूमता है, इलिप्टिकल पाथ में, जिसमें एक फोकाई में कौन प्रेजेंट होता है, सन, लिखिए फटाफट। अब ये फर्स्ट लॉ भी आएगा, ये मैंने बता दिया, चलो कोई नहीं, पहले ये लिख लो,
केपलर लॉ ने क्या, केपलर के बारे में क्या लिखा? जॉन केपलर वाज अ 16th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर था। उसने 3 लॉ दिए। कितने लॉ दिए? 3 लॉ। दीज आर नोन एज, इसी को हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, यही लॉ आगे जाके डिस्क्राइब करते हैं कि सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व करती है। कौन? सैटेलाइट। ठीक है ना, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम इसको देखेंगे आगे जाके। ठीक है, जाके आएगा भी, लिख लो पहले। इसमें कोई दिक्कत? देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपके पास 3 लॉ आने वाले। पहला लॉ स्टार्ट करते हैं ये। पहला लॉ कॉपी करिए। केपलर का पहला लॉ जो मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल सी बात। द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट जो मूव करते हैं कौन सी ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, आगे अराउंड द सन, विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। एक फोकाई में कौन प्रेजेंट होगा? सन प्रेजेंट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ये है, इसमें से एक फोकाई में कौन प्रेजेंट है? सन। बाकी प्लेनेट घूमता जा रहा है। देखिए फटाफट। दो फोकाई होंगे, उसमें से एक में कौन प्रेजेंट है? सन। किसका सन? डायग्राम बना लेना। डायग्राम बना लिया? चलिए आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड लॉ। अब केपलर सेकंड लॉ पहले समझ लो होता क्या है, फिर लिख लेना। पहले सुन लो ध्यान से, वरना आएगा नहीं समझ में, दिक्कत जाएगी। इधर देखो, अभी तक भी तो तुम चेप ही रहते। इधर देखो, ये आपके पास इलिप्टिकल पाथ है, ये सन है। मान लो आपने सन को इस ए पॉइंट पे ऑब्जर्व करा। ठीक है, एक महीने बाद या 10 दिन बाद, कितने भी टाइम पीरियड, लेट अस सपोज हमने बोल लिया 10 दिन बाद। ठीक है, 10 दिन बाद हमने सन को देखा, तो सन मान लो यहाँ पहुंच गया था इस पॉइंट। ठीक है, सॉरी सन नहीं, वो प्लेनेट। तो ये जो डिस्टेंस है ये सही है। ठीक है, ये दोनों को जब ज्वाइन करा तो इनके जो एरिया जो काउंट हो रहा है वो ये वाला, इतना एरिया कवर करा, हाँ या ना? कितना टाइम में? किसी टाइम में। लेट अस सपोज ये एरिया आपके पास है, ए से बी पे गया, ये है एरिया A1। कितना एरिया? ये A1। ध्यान से देखिएगा। बाद में आपको रियलाइज हुआ, चलो मान लेते हैं थोड़े टाइम बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि हमने बोला इस बार हमने प्लेनेट लिया ये वाला, इस पोजीशन पे देखा सी पॉइंट पे, और फिर से 10 दिन बाद जब हमने देखा इस प्लेनेट को, तो ये यहाँ पहुंच गया था डी पॉइंट पे। कोई दिक्कत तो नहीं? ये भी सेम काम हुआ। तो इस टाइम पे जो एरिया कवर करा वो मान लो A2 कवर करा। कितना कवर करा? A2। क्या दोनों केस में टाइम बराबर था? इधर भी 10 दिन, उधर भी 10 दिन। तो ये बोला गया इसी लॉ में कि जो एरिया कवर होता है वो भी क्या होता है? एकदम इक्वल। यानी A1 होगा A2 के बराबर। ये बोल रहा है, बस पढ़िए क्या लिखा है। ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग टू द प्लेनेट, जो लाइन जॉइन कर रही है प्लेनेट को टू द सन, स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया क्या करेगी? स्वाइप करेगी। नोट करिए फटाफट। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम होती है ना, स्पीड। लिखिए फटाफट।
नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लिखिए केपलर का थर्ड लॉ। डेफिनेशन कॉपी करिए पहले केपलर थर्ड लॉ की। चलिए वैसे समझ ही लो, पहले दो सुन लो ध्यान से। अरे सुनिए, हाँ चलो, ये प्लेनेट है, ये सन है, ठीक है, हाँ जी, हाँ भाई ये डिस्टेंस है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान सुनना, केपलर सेकंड थर्ड लॉ बहुत इजी है। ये कहता है कि जो टाइम प्लेनेट को रिवॉल्व करने में लगता है पूरा का पूरा टाइम का जो स्क्वायर है, टाइम का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके। अब देखो डिस्टेंस यहाँ पे कम है, मतलब यहाँ पे ज्यादा है, जब यहाँ आएगा तो तब तो कम हो जाएगी ना डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस का एक एवरेज वैल्यू निकाली, क्या निकाली, एवरेज, जिसको हमने नाम दिया मीन डिस्टेंस, ठीक है, जिसको अभी हम डिस्टेंस ही बोल लेते हैं। तो टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली होता है डिस्टेंस के क्यूब के बराबर। टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली होता है किसके, डिस्टेंस के क्यूब के बराबर, यही लिखा हुआ है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। क्यूब किसका, मीन डिस्टेंस का, ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन। किसके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, प्लेनेट और सन के बीच की। इधर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। जो उसको टाइम लगा उसके स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखो फटाफट। ऐसे पढ़ा होगा ना उसमें, टी स्क्वायर डायरेक्टली टू आर क्यूब या एक्स क्यूब पढ़ा है, देखिए फटाफट। नेक्स्ट अब आती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो बहुत बच्चों को दिक्कत करती है, फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, mgh पढ़ा है सब बच्चों ने। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये, वो जो स्मॉल जी लिखा जाता है वो तो हम जनरल मान लेते हैं ना, मतलब हम तो उसको 9.80 लेके चलते हैं। हमने उसको कभी ये नहीं माना कि उसके मतलब उसकी वैल्यू वेरिएशन में मानी ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो अगर वेरिएशन होगा तो उसमें भी तो चेंज आएगा स्मॉल जी की वैल्यू में, तो हम इसी को कंसिडर कर रहे हैं, इधर ध्यान से देखिएगा। इसकी डेरिवेशन दो तरीके से होती है, एक बार फोर्स को कांस्टेंट मान के होती है, दूसरी डेरिवेशन होती है इसकी इंटीग्रेशन वाली। तो मैं इंटीग्रेशन वाली करा रहा हूँ क्योंकि वही कराते हैं स्कूलों में, ठीक है, इंटीग्रेशन वाली डेरिवेशन। आइए ध्यान से देखते हैं। लेट अस सपोज ये अर्थ है, लेट अस सपोज दिस इज अर्थ। नोट करिएगा साथ साथ ना, तब समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी अच्छे से। ये रेडियस ऑफ द अर्थ है आर ई, एक ऑब्जेक्ट है एमओ जो ऊपर रखा हुआ है, ये डिस्टेंस एच है। स्टार्ट करें, करेक्ट, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला, डी डब्ल्यू, छोटा वर्क डन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा एफ डी एक्स, ये होता है एफ डॉट डी एक्स। डॉट हटाना है तो भाई कॉस थीटा लगाना पड़ेगा, पता है ना वेक्टर से।
यहाँ पे कॉस्ट का रियल फॉर्मूला तो ये वर्क का डी डब्ल्यू एफ डी एक्स कॉस्ट थीटा। कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को? यहाँ पे थीटा किस किस के बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। किसके बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। लिखो फटाफट, ध्यान सुनना। अब यहाँ पे एक वर्ड बड़े ध्यान से सुनना, इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। वो ये है कि वर्क डन निकालने के लिए कैसे कैसे काम हो रहा है, पहले इसको समझो ध्यान से। तो फोर्स जो लगती है वो तो अभी हमने पढ़ी थी ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जो न्यूटन्स की फोर्स है। क्या था फॉर्मूला उसका? फोर्स का जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे m1 होगा मास ऑफ द अर्थ, m m2 कौन होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस यानी re प्लस h का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? पर यहाँ पे एक चीज और इशू है, ध्यान सुनिए। वो ये है कि हमने बॉडी को धीरे धीरे ऊपर गई होगी ना, एकदम से ऊपर तो पहुंच नहीं गई होगी बॉडी, है ना? तो धीरे धीरे ऊपर गई, तो हमने मान लिया ये जो है ये एक्स स्क्वायर है। सही है? एक्स मतलब वो डिस्टेंस जो हम लोग वेरी करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? धीरे धीरे इंक्रीज या डिक्रीज जो, है ना? जनरल फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे dx की जगह dx आया cos। अब ये बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? ये बात चली। फोर्स कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ या ना? बात है, फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी बात कि चलो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, डिस्प्लेस ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है और बॉडी ऊपर की तरफ जा रही, तो बीच में कितने डिग्री एंगल बनेगा? ये ऊपर की तरफ जा रही, ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 180। तो 180 रखना पड़ेगा cos 180, सही है ना? और cos 180 की वैल्यू होती है -1। ये मैथ्स का में सीखा था हमने। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, ठीक है? जैसे यहाँ पे रखा तो डी डब्ल्यू इक्वल टू -1 रखा, माइनस जी एम ई एम ओ अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ डी एक्स। कोई परेशानी इसमें? यहाँ पे साइड में लिख देना हमने करा क्या, cos 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है? साथ साथ आगे चले। अब देखिए ध्यान से इसको अब बात ऐसी है कि अगर हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है? कंप्लीट वर्क डन, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? तो अगर हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखा, देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लगाने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे डी डब्ल्यू और इधर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन जी एम एम ई एम सॉरी अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स। कोई परेशानी इतने में? अब जो जो पूछो वो बताते रहना। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? डब्ल्यू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है? तो मैं लिख रहा हूँ, अगली स्लाइड में मूव कर रहा हूँ। ये हो गया ना? चलिए, तो बनेगा डब्ल्यू, माइनस साइन बाहर आया, जी कांस्टेंट है बाहर आया, एम ई बाहर आया, एम ओ बाहर आया, ऑलमोस्ट सब बाहर आ गए, और यहाँ बचा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई परेशानी इतने में? सही है? यही बचा रहा, कुछ और तो नहीं देख लेना। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस जी एम ई एम ओ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर -2 डी एक्स, ये भी चलेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ये लिखा रहा हूँ आपको साइड में। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है आपके पास x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इंटीग्रेशन होता है का फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो लगाएंगे यहाँ पे w इक्वल टू माइनस जी एम ई एम ओ, इंटीग्रेशन का क्या बनेगा? देखो लगाओ इस फॉर्मूले में, x की पावर क्या लिखो बताओ? पावर कितनी है? -2 है ना? तो -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1, तो ये क्या बचेगा? w इक्वल टू -2 + 1 -1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है? तो जी एम ई एम ओ, और ये x की बार -1 होगा ना, नीचे आके प्लस का x हो जाएगा, x अपॉन x हो जाएगा। सही है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला आ गया w का।
यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अब मान लेते हैं हम लोग अर्थ की सरफेस से ऊपर चले गए थे h हाइट तक, तो x की जगह हम रख सकते हैं आर ई प्लस एच, चलेगा? एट हाइट h, कोई परेशानी इतने में? ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ध्यान सुनना, यू से जिसको डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपने कितना काम करा, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसकी बात हो रही, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर इसके बारे में बात करनी है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के बारे में, तो आप खुद सोचिए, अगेंस्ट मतलब अपोजिट, यही तो मतलब होता है। तो अभी आपने सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ कि पोटेंशियल जो यू है वो माइनस होगी डब्ल्यू के, क्योंकि आपने वर्क डन तो ग्रेविटी के सपोर्ट में निकाला था ना, और u इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यही तो फॉर्मूला चेंज होगा, यहाँ पे माइनस साइन में, u इक्वल टू माइनस जी एम ई एम ओ अपॉन आर ई प्लस एच। कोई परेशानी इसमें? चलेगा फॉर्मूला, ये हो गई डेरिवेशन। ठीक है, हटा दो, चलो लिख लें, हो गया भाई। चलो नेक्स्ट लिखो, हेडिंग अगली, एस्केप वेलोसिटी। एंड डालिए एस्केप वेलोसिटी, एंड डालिए एस्केप वेलोसिटी। एंड डालिए एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब यह अर्थ है हमारी, ठीक है, मान लीजिए, तो कितनी वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंका जाए ताकि अर्थ की जो ग्रेविटेशन फील्ड है उससे बाहर चला जाए। एस्केप मतलब भाग जाए, ये दूर चला जाना। तो लिखिए मिनिमम वेलोसिटी, लिखिए डेफिनेशन, मिनिमम वेलोसिटी by which an object is thrown vertically upward, is thrown vertically upward, is thrown vertically upward to escape from gravitational force of earth, gravitational force of earth, force of earth। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए, जब देखा गया सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर किसी बॉडी को फेंकना है तो आपको जो रिक्वायरमेंट है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, एस्केप वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं, वी ई से, ठीक है,
ये बराबर होती है इसके लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ये आएगी 11,200 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 11,200 की स्पीड से भागना पड़ेगा, पता ही समझ। ठीक है फटाफट। हाँ, पर सेकेंड। चले आगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं, हाउ टू डिराइव। कहीं डाल देना, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन, डिराइव अ रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, डिराइव अ रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के लिए रिलेशन मतलब डेरिवेशन करना सिखा रहा है आपको, ठीक है, इजी है, ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं। चलिए, तो आप लोगों ने एक बेसिक सी चीज पढ़ी है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या है? मतलब एनर्जी जो है जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, पहले जितनी टोटल एनर्जी है बाद में भी उतनी ही टोटल एनर्जी रहेगी। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होनी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सही है फॉर्मूला? लिखिए फटाफट, पहले तो यही लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये लिख दीजिए ओके। सही है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, उसका फॉर्मूला होगा हाफ एम वी ई स्क्वायर। मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से फेंका, उस टाइम की वेलोसिटी, सही है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अभी आप लोगों ने निकाला था फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस जी एम ई एम ओ अपॉन आर, यही आया था फॉर्मूला, चेक करिए, सही आया था, यही आया था फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एक बार बताओ, मुझे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकना है ना, वहां जाके मूव करे कुछ करे मुझे मतलब थोड़ी है, बस बाहर फेंकना है। तो फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक हम जीरो मान लेते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे ना मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना। 11.2 से ऊपर फेंक दे तब तो जली जाएगी बाहर, पर एटलीस्ट 11.2 तो निकले, कैसा ही ये पता करना चाह रहे, तो हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी को जीरो मान लिया। ठीक है, इस तरीके से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को भी जीरो मान लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से छोटी सी डेरिवेशन है, ध्यान से देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो जी एम ई एम ओ अपॉन आर ई। अब देखो यहाँ तक सही है, एम ओ ये यहाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी मास जिस ऑब्जेक्ट को फेंकने की बात हो रही है। कुछ कैंसिल हो रहा बताओ? हाँ, ये दोनों सेम ही है ना, तो एम ओ। ठीक है, तो एमओ से एमओ काट दो, यहाँ से वी स्क्वायर की वी कितना आएगा, वी स्क्वायर बता दो कितना आएगा, पहले 2 जी एम ई अपॉन आर ई, सही है, और स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। चलेगा? अब यहाँ पे एक छोटे से काम करते हैं, तो बहुत इजी सा काम है फिर भी बताते हैं, छोटी सी तिकड़म चलाते हैं बेसिक वाली, ताकि इसको और अच्छा बनाया जा सके, इजी बनाया जा सके। बस यहाँ से भी हो जाएगा, पर फिर भी हाँ, फिर अगले आगे के लिए यूज हो जाएगा ना, इसलिए बता रहा हूँ। हमने ऊपर और नीचे आर ई से मल्टीप्लाई करा, तो ये बना आर ई का स्क्वायर, और ऊपर बन गया आर, दोनों में आर ई से मल्टीप्लाई करा, सही है। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करा? आर ई से, देख देंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर ई, और जैसे मल्टीप्लाई करा, ये बताओ ये क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये है क्या? ये देखा देखा सा लग रहा है कुछ, क्या है जी एम ई अपॉन आर ई का स्मॉल जी, बहुत बढ़िया, तो ये हो गया अंडर रूट 2 स्मॉल जी और कैपिटल आर, सही है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू तो आपको पता है ना, कितनी कितनी होती बताओ सारी वैल्यू, तो v ये आएगा 2 इंटू 9.8, और आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, रखना सिखाई थी ना अभी। इसको सॉल्व करोगे तो v ऑफ e आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? यहाँ से आ जाएगा सारी वैल्यू। ठीक है, आपको ये रिलेशन याद रखना है वाला, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा? तो
तो ये वाला देखो, परेशानी इसमें बहुत बढ़िया छापे पड़ा हुआ। जिससे थर्ड लॉ ऑफ कैपिटल भी डिराइव कर देंगे ना, बस खत्म हो जाएगा चैप्टर खत्म करें। हटा दो ने, लिखिए हेड डालिए, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब देखो बात ऐसी है, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट तो है, बिल्कुल सही दिख रहा है पर ये हर एक प्लेनेट के लिए काम करता है। जो भी प्लेनेट घूम रहा है ना स्पेस में, सबके लिए काम करता है, ठीक है। तो उसमें टेंशन मत लेना, वही सैटेलाइट लिखा हुआ खाली, इसमें ऐसा कुछ नहीं। शुरू करेगा, लिखिए सबसे पहले लिखिए, और यहाँ से हम लोग थर्ड लॉ ऑफ केपलर भी डिराइव कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे होता है, क्या होता है, इधर सुनिए। अभी हमने जो बात करी थी वो थी अर्थ से बाहर फेंकने की। अब बाहर फेंक दिया, बाहर घूमनी भी तो चाहिए बॉडी, है ना, तो अब घुमाने की बारी आ गई। चलो लेट अस सपोज ये अर्थ है, ठीक है, इसके अराउंड कोई सैटेलाइट घूम रही है, ये सैटेलाइट है जिसका मास ms है, ये घूम रही है बस। ठीक है, देखते रहिए ध्यान से। यहाँ पे सेंटर RE, ये h हाइट पे घूम रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। शुरू करें कार्यक्रम। अच्छा, अगर आपको पता है कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, सर्कुलर पाथ में घूमती है, सर्कुलर वे में घूमती है, तो उस पर एक फोर्स काम करती है, इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने लिखा, ध्यान से, फोर्स सेंट्रीपिटल वाली, फोर्स सेंट्रीपिटल इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल मिल कहाँ से रहा है उसको, इन दोनों बॉडी के अट्रैक्शन की वजह से, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटीमीटर का फॉर्मूला ये तो हमारे बच्चे को पता होता है, mv² r ही तो होता है फोर्स सेंटीमीटर का फॉर्मूला। तो ये हो गया m, और कौन घूम रहा है, सैटेलाइट, तो ms v जिस स्पीड से घूम रही है जो हमें निकालनी है, ठीक है। तो v स्पीड से घूम रही है अपॉन कितने डिस्टेंस से भी घूम रही है, हाँ भाई कितने डिस्टेंस पे घूम रही है, mv²/r होता है, कितने डिस्टेंस है यहाँ से, re+h पे, ये लिखिए re+h पे, यहाँ तक सही है। जबकि अगर ग्रेविटेशन की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 होता है ना, तो यहाँ पे me ms अपॉन बीच की डिस्टेंस यानी re+h का स्क्वायर। कोई दिक्कत इतने में, बताओ कोई दिक्कत। अब जो कैंसिल होता है आप उसको हटाते रहिए, तो कौन कौन कटेगा, एक तो ms से ms चला जाएगा, mes से ms गया, और re+h से एक re+h भी चले गया ना, तो v² बराबर g me अपॉन re+h। छापिए फटाफट। यहाँ से जिस वेलोसिटी से घूम रही है, जिसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, है ना, यही तो होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, या vs बोल लो इसको, ये आ गई अंडर रूट vs इक्वल टू g me अपॉन re+h, और ये भी अंडर रूट में, सही है, नोट करिए फटाफट। नोट तो करो फटाफट। ठीक है,
आइए अब यहाँ तक वी एस आ गया। अब हम बात करते हैं टाइम के बारे में, ठीक है, टाइम कैसे निकाला जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड है डालिए, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि केपलर का जो थर्ड लॉ है वो टाइम पीरियड भी तो है। टाइम पीरियड लिखिए, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो टी है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेसिक, टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चले गए। अगर बात करूं, इधर देखो ध्यान से, इधर देखना, इधर देखिए, ये सैटेलाइट को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है पूरी गोल, तो गोल यानी सर्कमफेरेंस का कवर करना है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और कितनी डिस्टेंस है, आर ई प्लस एच। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला, तो टी इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच, सही है फॉर्मूला, क्लियर है ऊपर। अच्छा स्पीड, अभी मैंने स्पीड निकाली है, कितनी है स्पीड, अंडर रूट बताओ, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। कोई परेशानी इसमें, देखते रहिए साथ साथ, तभी आएगा। ठीक है, अब आपको पता है केपलर के थर्ड लॉ में टाइम का स्क्वायर होता है। हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस का एच का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे अंडर रूट हट जाएगा बस, है ना। तो जी एम ई, सही है, और नीचे आर ई प्लस एच बचेगा ना। अच्छा ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे इंटू आर ई प्लस एच। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये आर ई प्लस एच का कितना बन गया बताओ पूरा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर, 4 पाई स्क्वायर, नीचे जी एम ई, और ये आर ई प्लस एच का होल क्यूब, सही है, लिखते रहिए साथ साथ। आगे ये आपका रिलेशन आ गया, तो टी स्क्वायर आपको क्लियरली दिख रहा है, ये डायरेक्टली है आर ई प्लस एच के होल क्यूब, क्या ना, ये तो दिख रहा है। बाकी ये तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कैपिटल जी सॉरी, और एम ए भी सब कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी, इसमें कोई दिक्कत, तो एक कंप्लीट हो गया किसका, केपलर का थर्ड लॉ, ठीक है। और कुछ दिक्कत बताइए। अच्छा अगर चाहो इसको आगे कन्वर्ट करना, वैसे तो क्या करना, पर फिर भी अगर एच की जगह 0 रख दोगे तो भी वही फॉर्मूला बन जाएगा वो, ठीक है। यहाँ से लिख लेना, वैसे पता होना चाहिए। अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे देखूंगा तो वी ऑफ सैटेलाइट जो आएगा वो अंडर रूट जी आर होता है। कितना होता है, अंडर रूट जी आर, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। कोई नहीं, अभी क्लास ये लिखा रहा हूँ, लिखो रिलेशन बिटवीन, ये स्कूल में कराते कुछ नहीं कराते, मैं करा रहा हूँ, फटाफट लिख लो, ताकि अगर कराया भी है तो फटाफट खत्म हो जाएगा। काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल के बीच में एक रिलेशन है, सबके बीच में क्या है, रिलेशन, ठीक है, तीनों एनर्जीज के बीच में। चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था, अभी क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, चेक करो, माइनस जी एम ई एम नॉट अपॉन आर था ये फॉर्मूला, लिखो। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर था, ये था ना, लिखो, हाफ ऐसे रखते हैं, एम की जगह मास ऑफ ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, वेलोसिटी अभी निकाली हमने, जो कितनी आई थी वेलोसिटी, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर थी ना, अगर उसको पुट करेंगे तो वो सीधा जी एम स्क्वायर कर देंगे तो आर ही आ जाएगा, यही होगा, स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन दिख रहा है क्लियरली, देखो ध्यान से, ये वही तो है, जी एम ई एम नॉट अपॉन, बस यहाँ पे फर्क है, ये हाफ है, बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद देखो ना, ये पोटेंशियल एनर्जी तो है, बस माइनस साइन का फर्क है। तो मैं लिख रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, या सीधा सीधा ये बोल सकते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। खुद देखो इन दोनों को, अगर आप कुछ मत करो, इसको और इस ऊपर वाली को डिवाइड कर दो, इतना तो कर ही सकते हो,
पी अपॉन के ही आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, सीधा रिलेशन ये बन जाएगा। डन, ठीक है, ये आ गया। तो यहां से पोटेंशियल और काइनेटिक में रिलेशन मिल गया। और टोटल एनर्जी तो हर बच्चे को पता है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो सीधा कितना आएगा टोटल एनर्जी माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से अगर आपको एक एनर्जी भी पता है, मान लो आपको काइनेटिक ही पता है, तो आप दोनों निकाल सकते हो। अगर टोटल पता है तो भी दोनों आ सकती है, जो चाहे वो आ सकती है, बस ये दो रिलेशन की मदद से। तो आपके कंपटीशन के क्वेश्चन करना बहुत इजी कर दिया इसने, ठीक है, क्योंकि एक एनर्जी दी होगी, बाकी निकाल लो। हो गया, लिखिए एक टर्म और, लास्ट टर्म निकाल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बहुत सारी है, टर्म लिखा गया बस, लिखो, वो लिखा दिया था परसों। जो काम किया वो जियो स्टेशनरी है, बस वही लिखो। ये भी शायद हटा दिया सिलेबस से, एग्जाम में जियो स्टेशनरी आता है, लिख लो बस। हो गया, लिखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में लिखो। हाँ जी, ध्यान सुनना। अभी आपने खुद देखा था सैटेलाइट, तो आपको समझ में आ गया। सैटेलाइट एक चीज है जो घूम रही है अर्थ के अराउंड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, टेलीफोनिक सिग्नल, जितनी भी साइट चाहिए उसके लिए कौन घूम रही है, सैटेलाइट। अब एक टर्म आई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तो ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुकी हुई है। अब आप खुद सोचो, आप भी भाग रहे हो, आपका दोस्त भी भाग रहा है, ठीक है, कब आपको लगेगा कि वो आपकी स्पीड के साथ, जब दोनों की स्पीड बराबर होगी तभी तो लगेगा कि दोनों, एक के लिए दूसरा क्या है, रुका हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है। तो लिखिएगा द सैटेलाइट which revolve around the earth with the speed of the earth, और जैसे अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है, ठीक है, ऐसे ही सैटेलाइट का भी कितना होना चाहिए, 24 आवर्स। लिखो फटाफट, टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ these satellites, yeah, time period equal to 24 hours, 24 hours। कोई परेशानी इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ समाप्त।